1857 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में सबके दिमाग में घर कर गया है। एक ऐसी क्रांति के लिए जिसने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाई। वो बंदूक जिसकी नली अंग्रेजी सरकार की तरफ थी, उससे निकली हुई गोली कभी पहुंची ही नहीं उस छाती तक जिसको चीर के भारत अपनी आजादी लेना चाहता था। 1857 की लड़ाई अलग अलग राजाओं ने लड़ी अपने अपने हिसाब से, अंग्रेजी हुकूमत हटा के अपनी सत्ता वापस पाने के लिए। 1857 की लड़ाई भारत के लिए लड़ी गई, आजाद भारत के लिए, पर वो लड़ाई हम हार गए। पर किसी को नहीं पता था कि 89 साल बाद फिर एक लड़ाई होगी और उस समय अंग्रेजी सरकार का छाती सिर्फ चिरेगा नहीं, बल्कि भारत वापस से स्वतंत्र होने की राह पे तेजी से दौड़ पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वापस लेके आया हूं पास द पावर का एक नया एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की। साल था 1946 और ये म्यूटिनी एक बार फिर उठी थी समुद्र से। 1857 की क्रांति जमीन पे हुई थी और इस बार पानी से शोला बन के उठा था भारत की आजादी का एक मार्ग। 1857 में एक लड़ाई हुई थी धर्म की और अपने धर्म को बचाने की, और इस बार लड़ाई थी अपने आत्मसम्मान और इंसानी व्यवहार बचाने की। 1857 में लड़ाई थी कार्टेजेस की, जहां पे बीफ और पोक की अफवाह और बातें ने सिपाही म्यूटिनी का रुख ले लिया था। और इस बार 1946 में बात थी चावल और दाल के बदबू की। तो चलिए जानते हैं क्या है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और कैसे इसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। तो चलिए शुरू करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटिश अलायंसेस जीत चुके थे और ब्रिटिश अलायंसेस के तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से सबसे ज्यादा खून बहा था भारतीयों का। भारतीय ने लड़ाइयां लड़ी समंदर में, भारतीय ने जापान नेवी के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, सप्लाई लाइन संभाली, पर जब घर लौटे तो मिला गालियां, मिली रेशियल अब्यूजेस, मिला सड़ा हुआ खाना, मिला एक ओछे दर्जे की इज्जत, एक इज्जत जो आदमी कभी अपने दुश्मन को भी नहीं देता है। HIMS एक ट्रेनिंग बेस था बॉम्बे में, जहां पे सेलर्स अपना खाना खा रहे थे, चावल में कीड़े निकले और फिर दाल से बदबू आने लगी। सेलर्स ने जब कंप्लेन किया तो ब्रिटिशर्स ने कहा डॉग्स विल ईट दीज फूड्स। साल 1857 क्रांति, जब सिपाहीज ने ये कंप्लेन किया था कि वो कार्ट्रिजेस अपनी दांत से नहीं काटेंगे, तो उन्हें कहा गया था ओबे और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। और यही एटीट्यूड 1946 में भी अंग्रेजों का था। उनका ये कहना था ईट और डाई। पर इस बार लाइन क्रॉस हो चुकी थी। इस बार ये एक म्यूटिनी सिर्फ और सिर्फ शहर के और शहर के लोगों की नहीं थी, इस बार समंदर के पहरेदार की ये म्यूटिनी अब सिर्फ म्यूटिनी नहीं, वह आग बन के ब्रिटिश अंपायर को हिलाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। 1857 में ब्रिटिश अंपायर मजबूत था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में सेकेंड ब्रिटिश अंपायर इतना मजबूत नहीं था। ब्रिटिश सरकार की नींव हिली। ये सिर्फ एक म्यूटिनी नहीं थी, यह अब एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। 78 शिप्स, 20,000 सेलर्स और 20 शोर बेसेस पे काम बंद हो चुका था। बॉम्बे से मद्रास तक, कलकत्ता से कराची तक रॉयल इंडियन नेवी अब फ्रीज हो चुकी थी। एक लोगों में एक नई उम्मीद जगी थी भारत को आजादी दिलाने के लिए। स्टूडेंट्स निकले, मील वर्कर्स निकले, शहर के शहर वापस से उठ खड़े हुए, जैसे 1857 में खड़े हुए थे। वापस से ब्रिटिश सरकार की नींद तोड़ दी, हिला दी, खुआ दी। ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई। ब्रिटिश सरकार ने तमाम कोशिशें कर ली, पर ये कैनन्स नहीं रुके
ये म्यूटनी नहीं रुकी। ट्रैम्स रुक गए, शॉप्स बंद हो गई, शहर के शहर वीरान कर दिए गए और एक जज्बे के साथ भारत के लोगों ने आजादी की मांग तेज की। ब्रिटिश अंपायर के झंडों को शिप्स से उतार दिया गया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टीज के झंडे लगा दिए गए। 1857 में लीडरशिप फ्रैगमेंटेड थी, इस बार लीडरशिप सेंट्रलाइज थी। 1857 में हर राजा, हर लड़ाकू अपने हिसाब से डिसीजन लेता था, इस बार डिसीजन आया उस समय के हमारे नेता महात्मा गांधी पे और जवाहरलाल नेहरू पे। महात्मा गांधी का यह कहना था कि दिस इज नॉट द डिसिप्लिन नॉन वायलेंस। बात आई कॉम्प्रोमाइज की, बात आई महात्मा गांधी और कांग्रेस की ब्रिटिश सरकार से बातचीत की। बातचीत हुई, सेलर्स ने जो म्यूटनी खड़ी की थी उनको सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर तो किया, पर यह वादा किया गया था उनसे कि उन्हें फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, फेयर फूड मिलेगा, फेयर सैलरी मिलेगी, पर वो नहीं हुआ जिसका सबको उम्मीद था कि अंग्रेज एक बार को धोखा न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको जेल में डाला गया, करियर डिस्ट्रॉय किए गए, सैंक्शंस लगे उन पे जिन्होंने सिपॉय म्यूटनी जैसे नेवी म्यूटनी में साथ दिया। सेलर्स के करियर बर्बाद हो गए। 1857 के बाद यह नहीं कहा गया था कि वी कांट ट्रस्ट इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स ने सबसे ज्यादा खून बहाए थे। पर 1946 की म्यूटनी के बाद यह कहा गया वी कांट ट्रस्ट इंडियन सोल्जर्स एनीमोर, वी कांट ट्रस्ट इंडियन नेवी। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के बाद अंग्रेजी सरकार का कॉन्फिडेंस हिल गया। उनका यह कॉन्फिडेंस कि वो भारत के लोगों पे अपने तौर तरीकों से हमेशा तक और जहां के अंत तक अपना राज बनाए रखेंगे, अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, यह कॉन्फिडेंस उनका हिल गया था। 1946 के बाद 1947 में 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, पॉलिटिकल आजादी अंग्रेजों से। अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि 1857 की क्रांति जो भारत हार गया था वो इतिहास में हमें पढ़ाई गई, इतिहास में उसे उजागर रखा गया कि हमें यह फील होता रहे कि हम हार गए थे। पर एक म्यूटिनी जिसने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी, एक म्यूटिनी जिसने यह तय कर दिया था कि भारत से अब अंग्रेजों को कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा किया था। उनका ये मुद्दा और ये चाल अब विफल हो चुकी है, इसको दबा दिया गया। रॉयल इंडियन नेवी एक वो टॉपिक है भारत के इतिहास में जिसे हमें बार बार याद रखना चाहिए कि हम अगर एक साथ खड़े हैं तो भारत को कोई हरा नहीं सकता, भारत को कोई यूज नहीं कर सकता और भारतीयों को कोई बहला फुसला नहीं सकता। 1857 की क्रांति हम हारे, पर 1946 की जीत आज तक आपको कोई बताया? 1946 में हमने सरेंडर तो किया, पर हमने उनके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दिया कि हां, अगर आप हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे तो हम आपको तोड़ भी सकते हैं। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों को दो अलग दिक्कत थी, पर इस बार पूरा भारत एक था। 1946 में हमने मिलके रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को अंजाम दिया और हम जीत गए। 1857 की क्रांति के बाद हमें यह जान लेना चाहिए था कि ये हमारे अपने नहीं हैं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। 1946 तक थोड़ा साल लग गया, पर हमने ये जाना है भारत बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचा है, भारत बहुत ही उम्मीदों से यहां तक पहुंचा है। हम भारतीयों को 21वीं सदी में और आगे बढ़ना है, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए जो आपको ये बताएं कि दुनिया भारत को कैसे देखती है, भारत यहां तक कैसे पहुंचा है और भारत दुनिया को कैसे देखता है, हमें फॉलो करें 5 द पावर।